दोस्तों, अगर आप गांव में आए और गांव के बड़े बूढ़ों के बीच नहीं बैठे तो समझिएगा आपका गांव आना व्यर्थ रहा, क्योंकि गांव के बड़े बूढ़ों की बहुत सी बातें होती हैं जो आपके बड़े काम आ सकती हैं। साथ ही कई ऐसी अनसुनी किस्से कहानियां हैं जो आज के मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में होने से रही। सत्यम जी बताते हैं कि मैं पिछली बार गांव आया हुआ था, तब मुझे गांव वालों से ही बड़े ही दिलचस्प कहानियां सुनने को मिली जो एकदम से मेरे जहन में छप सी गई। हमारे गांव में एक बड़े ही वृद्ध आदमी हैं जिन्हें गांव वाले दादाजी कहकर बुलाते हैं। उनके पास ऐसी कहानियों का खजाना है जो सच में घटी हैं, मगर समस्या ये थी कि वो थोड़े मूडी हैं। मन होगा तो ही कहानी सुनाते हैं, नहीं तो नहीं। एक शाम हम सब बाहर बैठे थे और दादाजी से कोई उनके जमाने का किस्सा सुनाने को कहा तो वो हमें मना नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उनके हाथ में जाम जो थमा दिया था और उस पहले जाम के साथ ही वो किस्सा शुरू हुआ। दादाजी ने किस्सा शुरू करते हुए कहा, ये उस समय की बात है जब मेरी शादी को साल भर हो चुका था। मैं रोज की तरह उस रात भी खेतों में पानी लगाकर घर लौट रहा था और तब तक सूरज भी ढल चुका था। तभी मुझे किसी औरत ने पीछे से पुकारा, सुनो जी। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही मेरा शरीर एकदम से सिहर उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बिना पलटे ही उससे बोला, कौन, क्या बात है? इस पर वो बोली, अब आप पीछे पलटकर भी नहीं देखेंगे मुझे? मेरे पांव हाथ अब तक बुरी तरह से थरथराने लगे थे, मगर मैंने जैसे तैसे करके पीछे पलटकर देखा तो सामने एक लड़की एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, आपने पहचाना नहीं? इस पर मैं लड़खड़ाती जुबान में बोला, अरे नहीं, क्यों नहीं पहचान पाऊंगा भला। दरअसल जो लड़की मेरे सामने खड़ी थी उसकी मौत कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। मुझे घबराता देख वो बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे अब मुक्ति चाहिए। इस पर मैं डरते हुए बोला, वो कैसे मिलेगी तुम्हें मुक्ति? ये सुनते ही उस लड़की ने जवाब दिया, जब तक मैं उन सबको नहीं मार दूं जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कि तभी किसी गांव वाले ने मेरा नाम लेते हुए पुकारा। अभी मैं अपने गांव वाले को हाजी भैया जी बोलकर वापस पीछे पलटा ही था कि वो लड़की एकदम से गायब हो गई और मैं उस गांव वाले के साथ घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो गांव वाला मुझसे यही पूछ रहा था कि मैं वहां पर अकेले खड़े होकर किससे बतिया रहा था। मैंने उस वक्त तो उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और घर चला आया, जहां तक कि मुझे पता था कि उस लड़की की मौत एक कुएं में गिरने से हुई थी, जो कि एक हादसा था। तो ऐसे में कोई उसकी मौत का जिम्मेदार भला कैसे हो सकता है? सोचते सोचते रात कब बीत गई पता ही नहीं चला और फिर सुबह होते ही मैं अपने काम पर चला गया। और जब मैं हमेशा की तरह घर लौट रहा था कि फिर से उस लड़की ने आवाज देते हुए कहा, सुनो जी। आवाज सुनते ही मैं एकदम से पलटा। डर तो अभी भी लग ही रहा था, मगर मुझे जानना था कि आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है। मैंने पलटते ही पूछा, कौन है तुम्हारी मौत के जिम्मेदार? इस पर वो लड़की बोली, मेरे सभी घर वाले, जिन्होंने पहले तो मुझे बहुत मारा, जानवरों से भी बुरा सलूक किया, और एक दिन जब मुझे बहुत तेज बुखार था तो मुझसे पानी लाने को कहा। मैं कुएं से पानी निकाल ही रही थी कि मेरे चाचा ने मुझे कुएं में धकेल दिया और मैं तड़प तड़प कर कुएं में ही मर गई। इस पर मैं बोला, मगर तुम्हारे चाचा की मौत भी उसी कुएं में गिरने से हुई थी, तुम्हारे मरने के ठीक 2 दिन बाद। इस पर वो बोली, हाँ, मैंने ही उसे कुएं में खींचा था और उसके बाद मैंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो मेरी मौत के जिम्मेदार थे। सभी के सभी बड़ी भयानक मौत मरे। इस पर मैं बोला, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? और ये तुम्हारी गोद में बच्चा किसका है? इस पर वो बोली, क्योंकि उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है। अभी मैं पूछने वाला ही था कि कौन है वो, कि तभी मुझे
साइकिल की घंटी की ट्रिन ट्रिन की आवाज सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा तो पाया कि पोस्टमैन साहब गांव की ओर से आ रहे थे। पोस्टमैन साहब ने मेरे पास आकर अपनी साइकिल रोकते हुए पूछा, क्या महाराज, यहाँ अकेले किससे बतिया रहे हो? सब ठीक तो है ना? इससे पहले मैं कुछ बोलता कि पोस्टमैन साहब बोले, चलो सीधे घर जाओ, काफी रात हो गई है यार। ये बोलकर वो वहां से चले गए। अब वो लड़की भी फिर से गायब हो गई थी। तो मैं भी घर चला आया इन सवालों के साथ कि आखिर वो कौन है जो बचा हुआ है। अगली शाम मैं घर लौटते हुए उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझे पुकारे, और तभी उसने आवाज देते हुए कहा, सुनो जी। आवाज सुनते ही मैं पीछे पलटा और उसके करीब गया। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अपना बच्चा मेरी गोद में थमा दिया और कहा, ये लो अपना बच्चा। ये सुनकर मेरे पांव एकदम से लड़खड़ा गए। उस बच्चे का ना तो कोई चेहरा था और ना ही उसके हाथ पांव। और फिर वो बोली, मेरी मौत के तुम ही एक आखिरी जिम्मेदार बचे हो। इस बात के बाद मैं समझ गया कि आज मेरा अंत है। मेरा पूरा शरीर पानी छोड़ने लगा था। मेरे अंदर गर्मी होने लगी थी, मानो अंदर से शरीर उबल रहा हो। मैं तो बच्चा लिए बस किसी मूर्त की तरह खड़ा था। वो लड़की मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमे जा रही थी। उसने आगे बोलते हुए कहा, मैं तुम्हें भी बाकियों की तरह कब का मार देती, मगर मैं तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ गई और तो और उनकी मार खाई। और जब उन्हें पता चला कि मैं पेट से हूँ तो समाज की डर से उन्होंने मुझे मार दिया। और तुमने भी किसी और से शादी कर ली। एक तुमसे ही तो उम्मीद थी और तुमने ही साथ छोड़ दिया मेरा। उस रोज मैं चाहती तो उस कुएं से बाहर आ जाती, मगर किसके लिए? मैं अभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी अगर मेरा बदला पूरा नहीं हुआ तो। ये बात वो लड़की मेरे सामने रो रो के कहे जा रही थी। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था और मुझे भी अब पछतावा हो रहा था, मगर मैं अब कर भी क्या सकता था। फिर वो मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, चलो तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम्हारे बदले में तुम्हारी गर्भवती बीवी को जान से मार देती हूँ। जिस तरह मैं अपने बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाई, ठीक वो भी नहीं देख पाएगी। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने अपने किए की माफी मांगी। मुझे रोता देख वो अपने बच्चे को मेरे हाथों से लेकर चुपचाप वहां से चली गई और फिर वो मुझे दोबारा कभी नहीं दिखी। मगर मुझे एहसास होता था कि वो मेरे आसपास ही है, बस दिखाई नहीं देती थी। और जब मेरा बच्चा हुआ तो उसे दिमागी बीमारी थी, जिस वजह से वह पागल जैसा हो गया। दादाजी की आंखों में हम लोग आंसू के साथ वो प्यार वाला दर्द भी देख सकते थे। उन्हें आज भी लगता है कि उस लड़की को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।